वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी। जैसे कि हमारा पिछला जो चैप्टर 2 में चल रहा था, तो हम अब तक क्या सीख रहे थे, बेस एंड एसिड को समझने में जोर दे रहे थे, लेकिन हम ज़्यादातर उसके फिजिकली प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दे रहे थे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। ये वीडियो में हम इसका केमिकल रिएक्शन और मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन पर ज़्यादा देंगे, किसकी? बेस की और एसिड की। तो हम शुरू करते हैं कि जो हमारा जो वो रहेगा अभी का। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, अभी तक हमने एसिड को समझा और बेस को समझा। तो एसिड में जैसे कुछ आपको ना कुछ एसिड के नाम हमेशा याद रहने ही रहने हैं, और चूंकि आप 10th के हिसाब से है तो आपको रिएक्शन करने के लिए लगभग आपको जैसे HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और फिर HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो आपको कम से कम ये 3 एसिड या एक एसिड या 2 एसिड तो लगभग पूरा एकदम याद ही रहना है कि हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर जाके HNO3 नाइट्रिक एसिड। उसी तरह आपको कुछ मेटल याद रखने हैं। जैसे अच्छा, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट जो हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस तरह आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। और फिर आपका इधर रेडियम। लगभग ये आपको इतने एलिमेंट में से कम 3-4 एलिमेंट मतलब मेटल के नाम तो याद होने ही चाहिए, वरना आपको रिएक्शन कभी आएगा ही नहीं। देखिए क्या, या तो आप सोडियम को याद रखो, पोटेशियम को याद रखो, कैल्शियम, मैग्नीशियम को याद रखो, कैल्शियम को याद रखो। इतने एलिमेंट याद रखने पर भी आपका रिएक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा झमेला करने की जरूरत ही नहीं है। आप मेन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको याद रखेंगे। अब क्यों? क्योंकि जो सोडियम की जो वैलेंसी होती है प्लस का 1 होता है, पोटेशियम का भी प्लस का 1, मैग्नीशियम का भी प्लस का 2 और कैल्शियम का भी प्लस का 2। तो इतना ही याद रहने से आपको रिएक्शन करने में क्या होता है? बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इतना ही याद रहने से आपको रिएक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। अच्छा, हम देखिए रासायनिक गुणधर्म में जो अम्ल के जो रासायनिक गुणधर्म होगा, किसके? अम्ल के। तो जो अम्ल के रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो जो अम्ल और किसके बारे में सीखेंगे? अम्ल एवं क्षारक। तो जो अम्ल और क्षारक का जो भी रासायनिक गुणधर्म है उसमें हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले देखिए, अम्ल का धातु के साथ रिएक्शन। किसके साथ? अम्ल का धातु के साथ रिएक्शन। तो आपका क्या प्राप्त होगा? लवण होगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, नंबर 2, अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ, तो आपका क्या बनेगा? लवण बनेगा और आपका पानी बनेगा, ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अच्छा, नंबर 3, अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके साथ भी आपका लवण बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अच्छा, नंबर 4, आपका अम्ल का आप धात्विक ऑक्साइड के साथ कराओगे, धात्विक ऑक्साइड के साथ कराओगे तो भी आपका क्या बनेगा? लवण बनेगा और आपका पानी बनेगा। ठीक, इसका मतलब और एक लेते हैं, अम्ल का किसके साथ कराओगे? क्षारक के साथ, तो भी आपका क्या बनेगा? लवण बनेगा और पानी बनेगा। ये मैं इसलिए पहले समझाना चाहता हूं आपको कि ये दिखाना चाहता हूं कि एसिड का किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका 100% लवण बन ही रहा है। तो ये पेपर में आता है कि अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओ, अम्ल का मेटल के साथ रिएक्शन कराओ। अच्छा, तो जब आपको अम्ल ही नहीं पता होगा क्या क्या है और मेटल का नाम ही नहीं पता होगा, रिएक्शन क्या कराओगे? लेकिन आपके दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए कि अम्ल का किसी के साथ भी रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है? नमक प्राप्त हो रहा है, मतलब लवण। इसका मतलब एसिड का किसी के साथ भी रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका लवण, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में वो लवण नहीं बनेगा। बस यही पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया?
अम्ल का किसी के साथ भी रिएक्ट कराएंगे तो आपका लवण बन रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा होगा जो आपका लवण नहीं बनेगा। वो कंडीशन आखिर होगा कौन? वो किस कंडीशन में ऐसा होगा जो लवण बनेगा नहीं? अच्छा, वो कंडीशन होगा जब आपका अम्ल का पानी के साथ क्रिया कराने पर। इसका मतलब ये क्या बनेगा? या तो आपका हाइड्रोजन आयन बनेगा, या तो आपका हाइड्रोजन आयन बनेगा, या तो आपका हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो इसीलिए मैंने पहले ये पॉइंट लिखा दिया कि अम्ल का किसी के साथ भी रिएक्ट कराएंगे तो लवण बनेगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होगा जो लवण नहीं बनेगा। तो पेपर में यही चीज आता है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल अभिक्रिया करके लवण नहीं बनाती है? तो कब? जल के साथ जब अभिक्रिया होती है तब। इसका मतलब अम्ल अपने जलीय विलयन में एस धनायन बनाता है। तो बेसिक वीडियो में भी जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है, उसमें भी मैंने बढ़िया करके बताया कि हाइड्रोजन आयन कैसे बनता है, और अलग अलग सिद्धांत को आधार पर भी मैंने समझाया था कि कब समझेंगे कि अम्ल है, कब समझेंगे कि ये क्षार है। अच्छा, तो आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा कि सिर्फ एक कंडीशन में वो क्या बनता है, मतलब नमक नहीं बनता है। वो कंडीशन क्या? जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तब, वरना बाकी सारे कंडीशन में आप देख रहे हैं नमक बन रहा है, अच्छा लवण बन रहा है। दूसरा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जब अम्ल धातु के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। जब अम्ल किसके साथ रिएक्ट करती है? मेटल के साथ जब एसिड का रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? तो याद रखिए, जब एसिड या तो मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराती है तो वो CO2 बनती है। तो क्या बनती है? CO2 बनती है। तो आपको याद हो गया होगा कि हाइड्रोजन गैस कब बनती है? जब वो मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है। अच्छा, CO2 कब बनता है? जब या तो कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो वो क्या बनेगा? आपका हाइड्रोजन बनेगा और इधर बनेगा आपका CO2। तो आपको ये कॉन्सेप्ट, तो आपको यहाँ 3 कॉन्सेप्ट आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है एसिड तब हाइड्रोजन गैस, जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो CO2। अच्छा, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करती है तब वो हाइड्रोजन आयन। तो तीनों कॉन्सेप्ट को समझिए और हम सैद्धांतिक रूप में आप समझेंगे कि इसका एक एक करके हम रिएक्शन सीखेंगे। देखिए क्या हो रहा है, जब मेटल की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? अम्ल व क्षारों के रासायनिक। जब मेटल का रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ? अम्ल के साथ। तो जब एसिड और मेटल की जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन। तो देखिए HCl क्या है? एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिंक क्या है? एक मेटल है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ जो आपका ये तीर का निशान है ये बता रहा है कि जब कोई हाइड्रोजन अकेला रहता है तो उड़ जाता है। तो ये तीर का निशान ये दर्शा रहा है कि वो उड़ जा रहा है। ठीक, अच्छा क्या बोला मैंने? अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ कराती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस। उदाहरण के तौर पर और एक अम्ल लेके देखते हैं, H2SO4। क्या लेके देखते हैं? H2SO4 प्लस कोई एक मेटल ले लो Na। जब अभिक्रिया कराओगे तो देखो ये हाइड्रोजन मैंने बताया कि अलग हो जाएगा, तो बनेगा क्या? Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका योग्य। तो इसको जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो देखिए Na पर 2 है, यहाँ Na 1 है, तो Na पर यहाँ 2 लगा देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो आपका लवण बनती है और हाइड्रोजन गैस। तो ये लवण कौन है? सोडियम सल्फेट, ये भी एक नमक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी ये मत समझिएगा जो NaCl होता है यही खाली लवण है। लवण बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, बट ये जो NaCl होता है ना, ये साधारण नमक होता है, मतलब खाने का नमक। लेकिन ये जो है, लेकिन NaCl खाली क्या होता है? NaCl एक मतलब खाने का नमक होता है, इसीलिए हम समझते हैं कि हाँ वही नमक है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझिएगा कि हाँ NaCl ही खाली नमक नहीं है, बहुत सारे नमक के रूप है। जैसे ये सोडियम जिंकेट, ये भी हमारा क्या है? एक नमक है। अच्छा इधर देखिए, ये तो एसिड का हो गया। अब देखते हैं बेस का। जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनेगा? लवण भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। इसमें भी लवण बन रहा था, हाइड्रोजन गैस, और क्षारक में भी लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH क्या है, एक आपका क्षारक है, और जिंक क्या है, एक धातु है। तो जब क्षार धातु के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Na2ZnO2 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस अलग हो रहा है। इसका Na2ZnO2 का मतलब होता है सोडियम जिंकेट। अच्छा, तो अम्ल धातु के साथ रिएक्ट करके लवण और हाइड्रोजन गैस, क्षारक धातु के साथ रिएक्ट करके लवण और हाइड्रोजन गैस, तो अम्ल और क्षारक दोनों ही लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, अच्छा इसमें आपको एक चीज अभी समझना है, पेपर में क्वेश्चन आता है, ये जो आपका हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है ना, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि मतलब प्रैक्टिकल द्वारा प्रयोग करके बताइए कि ये हाइड्रोजन गैस है, या तो आप कैसे पता करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, तो इसको ना प्रैक्टिकल करने की बहुत है, जो डायग्राम के से आप समझ सकते हैं, इस तरह से हम प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं कि हाँ ये गैस है। देखिए आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये टेस्ट ट्यूब है, और आपको ये पता है कि अम्ल किसके साथ रिएक्ट करता है, धातु के साथ, और जब अम्ल धातु के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल धातु के साथ क्या अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल प्लस धातु, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यही हाइड्रोजन गैस का हमें परीक्षण करना है। तो देखिए अम्ल, ये देखो H2SO4, इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है H2SO4, ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड, ये अम्ल हो गया आपका, क्या H2SO4 आपका अम्ल हो गया, प्लस यहाँ देखो जिंक, तो इसका मतलब Zn आपका मेटल हो गया, तो बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। इसको परीक्षण, तो ये जो आप मतलब टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, तो आप यहाँ से एक नली देखिए, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में जा रहा है, मतलब साबुन के विलयन में जा रहा है, और जब साबुन के विलयन में जाता है तो इसको जब हम थोड़ा सा मतलब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या होता है, देखो एक बुलबुला उत्पन्न हो रहा है, अभिक्रिया करने पर क्या हो रहा है, बुलबुला। ये देखो सॉफ्ट बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन, ये जो सॉफ्ट बबल्स में है ये किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ भरा हुआ है। अच्छा, तो ये जो मतलब वो बबल से उठ रहा है ना, ये जो बबल उठ रहा है, तो इसके सामने आप क्या ला दीजिए, एक मोमबत्ती ला दीजिए, जलती हुई मोमबत्ती को ला दीजिए। तो जब जलती हुई मोमबत्ती को आप लाएंगे तो ये जो बबल्स में क्या होता है, ये जलती हुई मोमबत्ती में जैसे ये टकराएगी तो ये क्या होगा, एक पप 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 की ध्वनि निकलेगी, इसका मतलब पट पट की ध्वनि निकलेगी। उसी पप ध्वनि के कारण ही हम कहते हैं कहाँ ये हाइड्रोजन है। यदि पप ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है तो हाइड्रोजन गैस हो नहीं है। इसका मतलब क्या है, जलती हुई मोमबत्ती को हम जब लाते हैं हाइड्रोजन गैस के सामने तो क्या उत्पन्न करते हैं, एक पॉप ध्वनि। देखिए पॉप टेस्ट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रज्ञनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, यदि पॉप की ध्वनि ना निकले तो हाइड्रोजन गैस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अब धातु कार्बोनेट या तो धातु बाइकार्बोनेट। अच्छा, धातु का कार्बोनेट का होता है CO3। अच्छा, धातु कार्बोनेट इसका Na2CO3। अच्छा, इसका मतलब धातु कार्बोनेट का मतलब होता है, धातु यहां लगा दो और एक कार्बोनेट, तो आपका धातु कार्बोनेट फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब यहां देखिए धातु बाइकार्बोनेट का मतलब है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया ना आपका कंपाउंड। तो आप रट्टा मत मारिए, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। धातु तो कोई मेटल तो याद रखना पड़ेगा, तो मैंने बोला या तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, प्रोपिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी मेटल आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए धातु कार्बोनेट, तो अम्ल के साथ आप चाहे अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ या अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराओ, दोनों के समय यहाँ लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। क्या बोला मैंने, अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ भी कराओ या अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी कराओ, तो ये क्या बनेगा, लवण बनेगा, CO2 बनेगा और जल बनेगा। अच्छा, यदि मैंने यहाँ पे अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराया तब भी देखिए लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। तो आप रिएक्शन द्वारा समझ सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Na2CO3, देखो Na धातु और CO3 कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट के साथ जब कराते हैं तो आपका लवण बनेगा, तो बना NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। उसी तरह अम्ल HCl हो गया। देखिए धातु बाइकार्बोनेट मतलब धातु Na, हाइड्रोजन बाई
और कार्बोनेट CO3 हो गया, धातु बाई कार्बोनेट या तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, इसका जब बनेगा लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि चाहे अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ कराओ या तो अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराओ, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। तो इस तरह से आप, लेकिन जब आप क्षार के साथ आते हैं तो क्षार ना तो धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और ना तो धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्षार की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ नहीं होता है। बट जब मैं मेटल के साथ करा रहा था तो एसिड जो बना रहा था, लवण और हाइड्रोजन गैस, क्षार भी लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा था, बट इसमें नहीं बनाएगा। अच्छा, अब पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो मैंने इससे पहले ही बोला था कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है, प्रयोग करके बताइए। तो उसी तरह इसको भी आता है कि कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रयोग करके बताइए। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, CaO, क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। और एक होता है इसमें जैसे ही पानी, अच्छा देखिए चूना आप लाए, आप जब दुकान में खरीदने जाते हो तो आपको क्या पानी से मिला हुआ चूना मिलता है क्या? नहीं, आपको पानी सूखा हुआ, मतलब चूना सूखा हुआ मिलेगा। तो जब चूना लाओगे ना, उसका फार्मूला होता है CaO। क्यों? क्योंकि जब आप दुकान में खरीदने गए तो आपको बिना बुझा हुआ चूना दिया, इसका मतलब CaO दिया। अच्छा, अब जब आप घर में दीवार में जैसे पेंट कर रहोगे तो क्या उसमें पानी नहीं डालोगे? तो जैसे ही पानी डालोगे तो उसका मतलब हो जाएगा, देखो जैसे ही पानी डाला वो हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। इसे कहते हैं हम लाइम वाटर या तो बुझा हुआ चूना। अच्छा, जब तक पानी नहीं डाला था तो बिना बुझा हुआ, जैसे ही पानी डाल दिया तो फिर हो गया बुझा हुआ। तो बिना बुझा हुआ बोले तो CaO और बुझा हुआ बोले तो CaOH का ट्वाइस। अच्छा, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है और पानी। तो ये जो CaCO3 होता है ना, अब बात आती है सर इसमें CO2 की पहचान क्या है? CO2 की पहचान यह है कि CO2 मिलाने पर ये ना दूधिया हो जाता है, एकदम सफेद कलर का हो जाता है, एक सफेद अपक्षेप बन जाता है, अर्थात मतलब ये दूधिया कलर का हो जाता है। तो यदि ये दूधिया कलर का हो जाए, यही इसकी पहचान है कि CO2 मिलाने पर ही दूधिया हुआ, यदि CO2 नहीं मिलाते तो ये दूधिया नहीं होता। इसका मतलब यही इसकी पहचान है कि किसी लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 मिलाने पर यदि वो सफेद अपक्षेप देता है, मतलब CaCO3 देता है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इससे पहले मैंने आपको हाइड्रोजन गैस का भी ये परीक्षण बताया, और अब आपको क्या, जब जलती हुई मोमबत्ती को लाते हैं तो पॉप ध्वनि होती है तो हाइड्रोजन गैस, और यदि सफेद दूधिया कलर का हो जाता है तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड के। अच्छा, धात्विक कोई भी धातु ले लो, मान लो ये धातु ले लिया मैंने, धातु में ऑक्सीजन जोड़ दो तो इसका मतलब Na2 आपका ये धात्विक ऑक्साइड। अच्छा, कोई एक धातु ले लो के, पोटेशियम, इसमें ऑक्साइड दे दो तो इसका मतलब धात्विक ऑक्साइड। इसका मतलब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे आप? धात्विक ऑक्साइड के साथ। कोई एक धातु में ऑक्सीजन जोड़ दो, धात्विक ऑक्साइड हो गया। और मैंने बोला कि कोई ना कोई एसिड आपको याद होना चाहिए। देखिए धात्विक ऑक्साइड का जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्राप्त हो गया, जल। पहले ही मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो में बताया है कि क्लास के शुरुआत में जो मैंने बताया, किसी के साथ भी एसिड की अभिक्रिया कराओ तो आपका लवण प्राप्त होगा, सिर्फ एक कंडीशन में लवण नहीं प्राप्त होगा। कब? जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए लवण प्राप्त, तो कॉपर ऑक्साइड का जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड अर्थात लवण बन रहा है और पानी मतलब H2O बन रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा पेपर में एक चीज आता है, कॉपर क्लोराइड के बनने से क्या होता है, इस विलयन का रंग क्या होता है, नीला हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो धात्विक ऑक्साइड है, ये धात्विक ऑक्साइड की जो टेंडेंसी होती है, मतलब जो प्रवृत्ति होती है, ये याद रखिएगा क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड का क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड का अम्लीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो ये आपके धात्विक CuO ले लो, MgO ले लो, K2O ले लो, Na2O ले लो, ये सारे के सारे आपका क्या है, ये आपका धात्विक ऑक्साइड है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड का क्षारों के साथ अभिक्रिया। अच्छा, ये कार्बन क्या है, एक अधातु है, इसमें जैसे आप ऑक्सीजन लगा दोगे तो ये अधात्विक ऑक्साइड हो गया। तो अधात्विक ऑक्साइड का आप क्या करोगे, मतलब क्षार के साथ।
तो अधात्विक ऑक्साइड का जब देखो धात्विक ऑक्साइड के साथ जब अम्ल की क्रिया करते हैं तो लवण और जल। अच्छा, अधात्विक ऑक्साइड का जब जल के साथ क्रिया करेंगे हम, मतलब हम क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, लवण और जल बनेगा। तो देखो अधात्विक ऑक्साइड का जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार के साथ, ये OH लग जाए तो तुरंत समझ जाना क्षार है, OH जैसे NaOH तुरंत क्षार, KOH तुरंत क्षार, ठीक। तो इसके साथ अभिक्रिया किया तो आपका बना क्या, लवण, इसका नाम CaCO3 और बना के आपका वाटर। तो देखिए अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है या विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था CO2 की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है। क्या इसमें हाइड्रोजन की मात्रा देखी जा रही है, नहीं। तो मैंने बोला बिना हाइड्रोजन के मात्रा के अलावा भी बहुत सारे चीज होती है, लेकिन इसमें समझने का तरीका क्या है, 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। जैसे आप यदि बोलोगे CO, सर इसमें तो क्या मतलब ये ऑक्सीजन की मतलब वो अम्लीय प्रवृत्ति है, नहीं, CO अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, CO एक उदासीन प्रवृत्ति दर्शाती है खाली, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन नहीं पाए जाते। अच्छा, तो ये आपका ये टॉपिक याद रखिएगा, अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय, और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखते हैं अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया आप कैसे पता चलेगा कि अम्ल की और क्षारक की अभिक्रिया। तो कभी भी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो हमेशा याद रखिएगा अम्ल और क्षारक अभिक्रिया तो लवण बनता है और जल बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अर्थात न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो न्यूट्रिफिकेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखो जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं और लवण बनता है, उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या बोला, अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जब वो अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, और लवण बनने को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो अम्ल और क्षार रिएक्ट करके जब जल बनाएगा और लवण बनाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH क्या है, एक क्षारक है, और HCl क्या है, एक मतलब अम्ल है। तो बना क्या रहा है, NaCl बना रहा है, और H2O मतलब पानी। तो जब कोई क्षारक और अम्ल या तो अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करके नमक और पानी बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक, मतलब उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल क्षार। अच्छा, प्रबल मतलब शक्तिशाली और दुर्बल मतलब कमजोर। तो एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। तो ये जाहिर सी बात है दोनों अम्ल और क्षार है। देखो सारा अम्ल और क्षारक है, अम्ल और क्षारक है, सारा का सारा क्या है, अम्ल और क्षारक है। लेकिन इसमें अम्ल और क्षारक होने के बाद भी इसमें आपको एक चीज देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग मतलब वीक एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, वीक एसिड एंड वीक बेस, इसमें अंतर क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूं। प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। अच्छा, एक बात समझिए, यहाँ पे अम्ल शक्तिशाली है और क्षारक दुर्बल है। अच्छा, तो किसकी शक्ति, मतलब यदि तुम्हें पता जब चल गया कि अम्ल शक्तिशाली है तो जो लवण बनेगा वो जो शक्तिशाली होगा उसी का ही तो लवण बनेगा। तो यहाँ पे लवण तो बन रहा है, लेकिन प्रबल अम्ल है इसीलिए अम्लीय लवण बनेगा। यहाँ पे भी देखो अम्ल और क्षारक है तो पता तो चल गया कि लवण बनेगा, बट देखिए क्षारक शक्तिशाली है तो जाहिर सी बात है क्षारीय लवण बनेगा। यहाँ पे देखिए ये भी शक्तिशाली क्षारक है और ये भी शक्तिशाली अम्ल है। अच्छा, आप खुद ही डिसाइड कीजिए, दोनों शक्तिशाली है तो इसका मतलब कोई जीतेगा क्या, कोई नहीं जीतेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब
उदासीन हो जाएगा। इसका मतलब ये देखिए उदासीन लवण, लवण तो बना बट उदासीन। अच्छा, यहाँ पे भी क्षारक और यहाँ पे अम्ल, तो जाहिर सी बात है लवण बनेगा, बट यहाँ पे भी दुर्बल अम्ल और यहाँ पे भी दुर्बल क्षारक, तो दोनों कमजोर है। मतलब बिग एसिड एंड बिग बेस दोनों ही कमजोर है, तो क्या कोई हारेगा या जीतेगा? नहीं, तो दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब लवण तो बनेगा लेकिन उदासीन। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाना कि जो परवल होता है तो उस तरह से यदि परवल और दुर्बल की अभिक्रिया कराते हैं तो परवल वाला ही निकलेगा, ठीक। और परवल का अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीन, दुर्बल का अभिक्रिया कराते हैं तब भी उदासीन। तो इस तरह से अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, ये वही मैंने बताया कि एक टॉपिक ऐसा होता है जो अम्ल और क्षार होता है, जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई लवण नहीं बनाता है, वरना हर एक अभिक्रिया में एसिड क्या बनाता है? लवण बनाता है। बट एक अभिक्रिया ऐसी होती है जो लवण नहीं बनाता है, कब? जब वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तब। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो या तो हाइड्रोजन आयन बनेगा या तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। देखिए HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब या तो H धन आयन बनेगा और या तो H3O पॉजिटिव बनेगा। H3O पॉजिटिव कैसे बनता है? H3O पॉजिटिव देखिए, H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव को जब हम पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है H3O पॉजिटिव। तो इसका मतलब अम्ल का जलीय विलयन या तो हाइड्रोजन आयन बनाएगा या तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। लेकिन जो क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो OH ऋण आयन बनाता है, इसकी पहचान ही है OH। तो क्षार का जो जलीय विलयन होगा वो क्या बनाएगा? OH ऋण आयन। तो देखो NaOH का जलीय विलयन देखिए OH हो गया, MgOH का जलीय विलयन क्या है? OH हो गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हाँ, जलीय विलयन में ये H धन आयन देता है और क्षार जलीय विलयन में OH ऋण आयन देता है। और पहले वीडियो में मैंने आर्हेनियस के अनुसार समझाया भी था कि आर्हेनियस ने कैसे अम्ल और क्षार को बांटा है। अच्छा, याद रखिएगा, जो क्षारक पानी में आसानी से घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षार। उसे हम क्या कहते हैं? क्षार। और जो पानी में आसानी से नहीं घुलते उसे हम कहते हैं क्षारक नहीं कहते हैं, मतलब क्षार नहीं कहते। अर्थात हर एक क्षारक, देखो एक होता है क्षारक और एक होता है क्षार, तो हर एक क्षारक है बट हर एक क्षारक क्षार नहीं है। मैंने क्या बोला? हर एक क्षारक है, क्योंकि क्षारक का ही एक रूप है, छोटा सा रूप है क्षार। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा है क्षारक और एक छोटा सा रूप है क्षार। तो हर एक क्षारक है बट हर एक क्षारक क्षार नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। अगला, ये डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि अम्ल के साथ जल को नहीं मिलाते हैं लेकिन जल के साथ अम्ल को मिलाते हैं, क्यों? अम्ल के साथ जल को नहीं मिलाते हैं लेकिन जल में अम्ल को मिलाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो अम्ल होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है। आपको पता होगा कि एसिड अटैक में कितने ना जाने महिलाएं इनसे पीड़ित है। तो एसिड जैसे डाल होता है या ये तुरंत मतलब फट जाता है, फटने के कारण हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत, देखिए हाथ जलने का दिक्कत हो जाता है, फिर या तो मतलब मुंह में गिरेगा तो जलने का। तो ये सारा एसिड अटैक का एक रूप है कि एसिड अटैक के कारण हाथ जल जाता है, हाथ पैर जाता है, मुंह खराब हो जाता है। कितने लड़कियों को ना जाने एसिड फेंक के उनको मतलब इस पीड़ित से मतलब जूझना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो एसिड होता है, ये एसिड मतलब जैसे एसिड बहुत ज्वलनशील होता है, तो पानी जैसे मिलाते हैं तो इतना जल्दी ये अभिक्रिया करके ज्वलनशील हो जाता है कि फटने का डर रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड के अंदर जल को नहीं मिलाते हैं, जल के अंदर एसिड, लेकिन उसका भी मिलाने का नियम होता है। कैसे? पानी को लोगे और एसिड को थोड़ा थोड़ा डालोगे और उसको हिलाते रहना है। इसको क्या करना है? हिलाते रहना है ताकि आसानी से रिएक्ट हो। वरना ऐसा नहीं कि पानी लिया और अम्ल को एक साथ डाल दे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि यदि मात्रा आपने समान नहीं दिया तो इसमें भी खतरा हो जाता है। लेकिन इसकी तुलना में यहाँ खतरा कम। इसलिए आप पानी लेंगे और अम्ल को उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ये बिकार को या तो टेस्ट ट्यूब को आपको हिलाते रहना चाहिए ताकि इसमें अभिक्रिया बढ़िया करके हो। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि अम्ल
के अंदर जल को इसलिए नहीं मिलाते हैं, अम्ल एक बहुत ज्वलनशील अभिक्रिया है, पानी डालने पर तुरंत वो अभिक्रिया करने लग जाती है और इससे बिकर या टेस्ट ट्यूब फटने का डर रहता है। और जब वो फटती है तो इंसानों का खुद के जलने का डर रहता है, जिसके कारण हम इस तरह से नहीं मिलाते, बल्कि हम जल के अंदर पानी को मतलब जल के अंदर अम्ल को थोड़ा थोड़ा डालते और बिकर को या टेस्ट ट्यूब को हिलाते रहना चाहिए ताकि अभिक्रिया आसानी से हो। तो इस तरह से आपने देखा होगा रिएक्शन को आप मतलब आसानी से समझ सकते हैं कि अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होती है, कि अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर क्या होता है, उसी प्रकार अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराने पर क्या होता है, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराने पर क्या होता है, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के मतलब कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराने पर क्या होता है। अच्छा, अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराने पर क्या होती है। उसी तरह से क्षारक की अभिक्रिया जब आप धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है, क्षारक की अभिक्रिया जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, क्षारक की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्षारक की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो वही अम्ल और जल बनेगा, और क्षारक की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो अब इस चार्ट के मदद से आप बहुत बढ़िया करके रिवीजन कर सकते हैं कि किसकी अभिक्रिया किसके साथ। तो जो अब तक मैंने सिखाया तो एक चार्ट में आपको सरल तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि हाँ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और बाकी यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो बेसिक आप फर्स्ट सेकंड वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर जाके वीडियो देख के आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।